न भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। करता दुखहर्ता वार्ता विघ्नांची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयांची सर्वांग सुंदर उडिसेंदुराची कंठी जळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती श्री मंगल मूर्ती। दर्शन मात्रे मन श्रावण मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव रत्नाकरी थोरातून गौरी कुमारा चंदनाची उभी कुमकुम केशरा हिरे जय मुकुट शोभत बरा रुंदुंतीन पुरे चरणी दादया। जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती। दर्शन मात्रे मन श्रावण मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाचा वाट पाहे सजना संकष्टी पावावे निर्वाणी रक्षावे वंदना। जय देव जय मंगल मूर्ती श्री मंगल मूर्ती। दर्शन मात्रे मन श्रावण मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मंदिर मामा की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम जय गुरु जय गुरु जय जय ओम। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम जय गुरु जय गुरु जय जय ओम। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम जय गुरु जय गुरु जय जय ओम। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम जय गुरु जय गुरु जय जय ओम। આવ્યા તમારા ચરણોમાં રેવા આવ્યા તમારા ચરણોમાં રેવા આવ્યા તમારા ચરણોમાં રેવા આવ્યા તમારા ચરણોમાં રેવા કરીએ તમારી નિત્ય નિત્ય સેવા કરીએ તમારી નિત્ય નિત્ય સેવા કરીએ તમારી બાપુ નિત્ય નિત્ય સેવા કરીએ તમારી બાપુ નિત્ય નિત્ય સેવા। ઓમ ગુરુ ઓમ ગુરુ ઓમ ગુરુદેવા ઓમ ગુરુ ઓમ ગુરુ ઓમ ગુરુદેવા। जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय पराब्रह्म सद्गुरु। जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु। जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय पराब्रह्म सद्गुरु। जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु। जय
जय परब्रह्म सद्गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद बापू की जय। वेलकम आप सभी को, धन्यवाद आप आए। वेलकम टू मीत एग्रो फैमिली। पूरा हम फैमिली है। आज एक्चुअली तो कुछ भी नहीं है, ऐसे खाली गेट टुगेदर है और थोड़ा सा कंपनी कैसे स्टार्ट हुई। मैं 1988-89 में मेरा मार्केट में आना हुआ। 89 और 2-3 साल मैंने काम किया। फिर मैं स्टॉक मार्केट में गया था। स्टॉक मार्केट में जाके वापस फिर मैं यहाँ पे वापस यही मार्केट में आना हुआ। मार्केट में मेरा कुछ बाकी होगा तो मार्केट ने वापस बुला लिया, फूड मार्केट में। तो 1995 में मेरा वापस आना हुआ। 95 से लेके मैं और परेश भाई, हम पुरानी कंपनी कांतिलाल चतुर्भुजन कंपनी, खिमजी भाई के सामने ही हम हुए। खिमजी भाई ने पूरा हमारा देखा है कि जैसे हमारा स्टार्टिंग कैसा था, हम कहाँ पे बैठते थे, एक छोटी सी दुकान एकदम। जैसे ही ये माइक में प्रॉब्लम आया था ऐसे ही स्टार्टिंग से प्रॉब्लम ही चल रहा था। लाइफ मेरी ऐसे ही गई है, कभी कुछ भी स्टार्ट होता है और कुछ ना कुछ आ ही जाता है। वैसे ही हम छोटी सी दुकान में काम करते थे। फिर यहाँ पे वासी नवी मुंबई में आए। खिमजी भाई को पता है हम कैसे बैठते थे, यानी एकदम आगे मिर्ची वाला हमको बैठने ही नहीं देता था। वो घड़ी घड़ी हमको निकालने के लिए सोच रहा था। वो बोला आप रोड पे आ जाओ, कैसे भी करके रोड पे। और कुछ भी स्ट्रगल कर करके फिर हम वासी नवी मुंबई जब शिफ्ट हुए 1991 में। 91 में हम शिफ्ट हुए। फिर 92 तक मैंने काम किया। फिर मैं 92 से 95 तक मैं स्टॉक मार्केट में था। और हमारा जर्नी ऐसे ही थोड़ा यानी स्टार्टिंग में तो इतना बिजनेस समझो कि आज जो हाफ एन आवर में होता है वो पूरे दिन में होता था बिजनेस। क्योंकि हम एकदम बहुत ही छोटी दुकान, यानी आज समझो कि हमारा 15,000 ओवरऑल कारपेट एरिया समझो। और तभी हम 150 फुट में भी नहीं बैठते थे। मेरे ख्याल से 100 फुट की दुकान होगी और एकदम छोटी सी दुकान। और इतना रोज़ को, और नसीब ऐसा था कि छोटी दुकान में भी रोज़ एक चूहा मर जाता था, उसको हमारी ही दुकान मिलती थी। तो वो लाइफ वैसे स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे फिर परेश भाई के साथ में मैं था, बड़े भाई कांतिलाल चतुर्भुजन कंपनी। फिर कांतिलाल चतुर्भुजन कंपनी में मैंने 2000 तक हम रहा। फिर 2000 में थोड़ा मनभेद तो होते हैं भाइयों में, तो मैंने बोला कि हम अलग हो जाते हैं। फिर मैं 2000 में, पर बिफोर दैट मेरे को सच पूछो तो बिज़नेस इतना आता ही नहीं था। मेरे को बिज़नेस का कुछ नॉलेज भी नहीं था, कैसे बिज़नेस करना है कुछ भी नहीं। एक ही काम था, चाय बोलने जाने का, डिलीवरी देने का, या तो कोई एंटरटेन करने का, दलालों के साथ में पिक्चर की बातें करने का, या कोई भी ऐसा। यानी बिजनेस में समझो कि प्राची का बर्थ हो गया, मीत का हो गया। फिर मेरे को सब फिर थोड़ा ऐसा लगा कि कुछ ध्यान देना पड़ेगा। फिर 19 और बहुत यानी बहुत स्ट्रगल किया है। तभी तो क्या था एक्चुअली बिजनेस। और मैंने जैसे ही अलग किया परेश भाई से, टोटल बिजनेस परेश भाई ही संभालते थे। और मैं साइड पे यानी डिलीवरी ही देता था। आज जैसे राहुल दे रहा है वैसे वहाँ पे मैं डिलीवरी दे रहा था। और धीरे धीरे फिर 2000 में मैंने परेश भाई के साथ में स्टार्ट किया। तो पापा को बोला, थोड़ा मेरे को बोला, मैंने लगा कि मैं कर नहीं सकूँगा परेश भाई के साथ में, क्योंकि उनका नेचर थोड़ा स्ट्रिक्ट था और मैं थोड़ा सॉफ्ट हूँ। मेरे को घड़ी घड़ी वो कुछ भी बोलते थे। फिर ऐसा लगा कि अभी बच्चे आ गए और कोई भी बड़ा बोल के जाता है तो थोड़ा बुरा लगता है। कभी कभी आँख में पानी भी आ जाते थे कि इतना ये। फिर थोड़ा खाली एक था जॉइंट में रहने का, मेरे को बिज़नेस आता ही नहीं था। मैं सोचता था बिज़नेस करना कैसे। फिर
और हर बार देखता था परेश भाई माल बेचते हैं और मैं ऐसा देखते रहता था कि मेरे को लगता था यार मेरे को कुछ आता ही नहीं है। ऐसा हर बार फील होता था कि साला सबको बिजनेस आता है, मेरे को आता ही नहीं है। फिर सोचा चलो आ जाएगा, एक दिन आएगा। फिर 2000 में हमने स्टार्ट किया। पापा ने मेरे को 5 लाख रुपए दिए और परेश भाई को 5 लाख दिए। हमने काम स्टार्ट किया तो इनिशियल डेज में ही मेरे को इतना आता भी नहीं था और फर्स्ट ईयर में ही वो 5 के 5 चले गए लॉस। यानी फिर पापा को मैंने बोला कि पापा अभी क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि तू डर मत, हम मेहनत करेंगे और स्टार्ट करेंगे, कुछ भी फिक्र मत कर। फिर पापा ने बोला कि कुछ वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होएगा, हम दुकान बेच देंगे और दुकान बेच के हम लोग बड़ौदा के यहाँ पे या छोटी सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे और सिटी वहाँ पे समझो यहाँ पे जो भी गोडाउन का पैसा आएगा, घर का पैसा आएगा। बड़ौदा में तो हमने देखा था कि 5-6 लाख में तो घर भी मिल जाते थे और वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर वो जर्नी और वहाँ पे मैंने जब स्टार्ट किया तो सब दलाल भी, उसमें लीलाधर काका एक बार मैं और कल्पा साथ में थे तो वो घाटकोपर में रहते थे। तो मेरे को बोला कि तू दूध पाक है, तो कल्पा मेरे साथ में थी। कल्पा ने पूछा दूध पाक का मतलब क्या होता है, मेरे को बोला दूध पाक बोल रहे तो क्या है। मैं बोला दूध पाक में नमक नहीं होता है। वो बोलते मेरे में नमक नहीं है, यानी अपना गुजराती में कहवाय मीठानी ताण या मीठा वगरનું છે। फिर कल्पा ने मेरे को बोला तेरे को बुरा नहीं लगता है। मैंने बोला उसको लगता होगा तो शायद नहीं होगा, नमक नहीं होगा मेरे में। ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे फिर सब सपोर्ट, सब मार्केट का सपोर्ट, दलालों का, खिमजी भाई का, हमारे को जब से मैंने परेश भाई से अलग किया, खिमजी भाई का डे 1 से सपोर्ट, ये चुनीलाल भवान जी, ये महेश मथुरा दास, ये सब हमारे पुराने सब है। उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया। मैं उनका धन्यवाद, मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि मेरे को उन्होंने बहुत हेल्प किया है। खिमजी भाई ने तो मेरे को डे 1 से हेल्प किया है। मेरा जब स्टार्टिंग था तभी से वो बोलते थे। फिर 2000 से स्टार्ट किया। मैं D61 में भी बैठता था तो पीछे बैठता था, शायद किसी ने देखा होगा। मैं और वो भी गुनी के ऊपर बैठ के धंधा करता था। वहाँ पे भी इतने वो पूरा दिन वो ट्रक वाले का धुआं आता था और सब काम, कंप्यूटर का काम, सब काम मैं ही करता था। पहले तो ऐसा था, फर्स्ट इनिशियल डेज में तो मेरे साथ में 1-2 आदमी थे। मेरे ख्याल से अमित पंड्या था और दूसरा कोई एक दो जन थे। हम लोग काम करते थे और पापा मेरे को सपोर्ट करते थे। पापा बोलते थे वांदा नहीं आएगा। और इनिशियल डेज में तो मेरे को ऐसा लगता था मैं बिजनेस के लिए बेगिंग कर रहा हूँ, यानी भीख मांग रहा हूँ कस्टमर को। ऐसा इनिशियल जब भी 2000 साल में तो मेरे को ऐसा लगा कि रिसर में बिजनेस के लिए किसी के साथ में हाथ फैलाता हूँ कि ऐसा मेरे को काम करने के लिए कितना वो होता था। पर मैंने सोचा नहीं, करेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ वांदा नहीं आएगा। और सबका सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, कल्पा का फुल सपोर्ट था तभी। और थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया तो उसने बोला मैं भी काम करती हूँ। उसने कपड़े का काम चालू कर दिया कि मैं कपड़े का काम करती हूँ, क्योंकि बच्चों मीत भी आ गया था, मीत का जन्म हो गया था और मीत भी छोटा था। मीत 99 बोर्न है। और 2000 में थोड़ा ऐसा, यानी 2000 में हम परेश भाई से अलग हो गए और 2001 तक तो हमारा पूरा निकल भी गया, पैसा ही नहीं था। फिर कल्पा ने बोला कि फीस के लिए हम एक काम करते हैं, मैं खुद काम करती हूँ, मैं कपड़े का काम करके मैं उसमें से कर लूँगी तो स्कूल फीस और थोड़ा बहुत छोटा मोटा खर्चा निकल जाएगा और तू बिज़नेस में ध्यान दे। ऐसे बिज़नेस में थोड़ा करके धीरे धीरे फिर 2005 में मैंने सोचा कि अभी फिर क्या हुआ, हम जो घर में रहते थे वहाँ पे भी एक दिन ऐसा हुआ कि वो भी घर ऐसा था, वहाँ पे इतना पानी आता था। तो मीत और प्राची छोटे थे तो बेड पे थे, तो ऐसा करंट, दीवार में से करंट लगा। तो मीत को या तो प्राची को, मेरे को याद नहीं है, मीत एकदम छोटा था तो उसको करंट लगा, एकदम शॉक लगा, क्योंकि वो वॉल में से पानी आ रहा था और वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट का कुछ ऐसा होगा कि उसको एकदम शॉक लगा और एकदम वो। तो कल्पा ने बोला कि कुछ ना कुछ करके घर लेना पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि चल घर ले। फिर उसने बोला नहीं, तू बिजनेस में, तू अभी स्टार्ट हुआ है तो तू एक काम कर, पहले दुकान ले ले, दुकान होगी तो घर होगा।
बाकी घर होगा तो दुकान नहीं होगी। तो फिर उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। कल्पा ने बोला मैं भी तेरे को हेल्प करती हूँ। उसने सब उसके गहने बहने सब हमने बेच दिए। टोटल बेच के हमने क्या किया, 2 दुकानें ली। मैं तभी डी गली में एक गोडाउन का जो अमाउंट था उससे एच गली में समझो आधे से भी कम भाव था। समझो मैंने यहाँ पे 30 लाख में लिया तो वहाँ पे एक गोडाउन का वैल्यू था मेरे हिसाब से 60 लाख 70 लाख था, 70 लैक्स था, और यहाँ पे 30 लैक्स था। तो मैंने लिया सब बेच के फिर मैंने 60 लैक्स में मैंने दोनों गोडाउन लिए। तो इनिशियल स्टेज ऐसा ही रहता है कि थोड़ा फिर हमने मनीष, हितेश भाई, सचिन, ये सब मेरे साथ में बहुत पुराने, यानी मनीष, हितेश भाई, सचिन मेरे ख्याल से मेरे इनिशियल डेज के ये सब साथी है। और रियल में मैं ऐसा समझता हूँ कि ऊपर वाले का ब्लेसिंग है कि मेरे को इतने अच्छे आदमी मिले। ये पूरा मेरा फैमिली जैसा, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया। और धीरे धीरे और स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, मनीष को भी पता है कि हमने जब भी लिया था गोडाउन तो सारे दलाल बोलते थे यहाँ पे आएगा कौन, ये तो पूरा मरा हुआ बाजार। आज भी एच गली आप देखते हैं कि आधे गोडाउन खुले नहीं है, पर तभी भी काम हम करते थे। और हम बहुत मेहनत करके धीरे मेहनत करके हमने जमा दिया। फिर स्टार्ट हुआ, फिर धीरे एक बढ़ते गए। मनीष आया, सचिन, ये फैमिली धीरे बढ़ता गया। फिर 2010 तक मेरे ख्याल से शंभू भी आ गया था। तभी वो हमारे यहाँ पे भाड़े पे बैठते थे। शंभू के ओनर ने भी उसको बोला कि हम छोड़ के जा रहे हैं। तो शंभू और भद्रेश भाई थे मेरे ख्याल से, उन्होंने बोला कि हम लोग कहाँ जाएंगे, ये काम बंद कर देंगे तो पगार हमको कौन देगा। तो मैंने बोला आप डरो मत, एक काम करो, गोडाउन का भाड़ा है, उतना पैसा मिलेगा तो भी तुम धंधा करो। पहले से ही मेरे में वो तो था कि मेरे को डर नहीं लगता था, कहाँ भी मैं डरता नहीं हूँ लाइफ में। तो मैंने बोला तू एक काम कर शंभू, भद्रेश भाई, तुम लोग धंधा करो, भाड़ा जितना निकलेगा तो भी चलेगा। धीरे ये सोच का लाइन चालू हुआ। और वहाँ पे शंभू का भी मेरे को इनिशियल डेज में बहुत सपोर्ट था। उसने भी मेरे को, समझो कि भद्रेश भाई ने कुछ खोटा किया होगा तो उसने मेरे को राइट टाइम पे उसने मेरे को अलर्ट कर दिया कि सर यहाँ पे ख़राब हो रहा है तो आप संभाल के रहिए। फिर पूरा बागडोर शंभू ने संभाल लिया। उसने भी बहुत सपोर्ट किया है लाइफ में मेरे को। फिर धीरे बढ़ता गया। फिर अभी बीजी मैम और वो भी एक्सपोर्ट डिवीज़न भी हमारा आ गया है। अभी हमको ऐसा लगता है कि हम सारे हमारे कंधे मजबूत हो गए और सब हमारा सपोर्ट हो गया है। पर सब ये सिचुएशन देख के मेरे को लगता है मीत ने भी बहुत सपोर्ट किया है, प्राची ने भी बहुत सपोर्ट किया है। पैसा ही नहीं था, पर हम जहाँ पे भी लेने जाते थे तो बोलते थे कुछ नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं चाहिए। और कुछ जहाँ पे भी हम होटल में जाते थे तो मीत प्राइस टैग देख के देखता था। वो पहले से ही इतना समझदार था कि वो देखता था कि जिसमें प्राइस कम है डैडी यही मंगाओ। मैं बोलता है बेटा ये एक्स्ट्रा है, इसमें कुछ नहीं आएगा, ये चटनी के। और वो भी इनिशियल डेज में उसने बहुत सपोर्ट किया। फिर उसकी 10th की एग्ज़ाम ख़त्म हुई तो वैसे ही उसने बोला, कल्पा ने भी बहुत सपोर्ट दिया है। तो उसने मीत को समझाया कि डैडी अकेले है, कुछ तू सपोर्ट कर। एट द एज ऑफ 16 सब वेकेशन मना रहे थे दोस्तों के साथ में, मीत आ रहा था बाज़ार में और वहाँ से ही उसने स्टार्ट किया है। आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरे को लगता है ये बेटे ने कभी लाइफ देखा ही नहीं है, कभी एंजॉयमेंट किया ही नहीं है, कि उसने स्ट्रगल ही किया है। अर्ली डेज में आज समझो 10th का वेकेशन हो तो बच्चों को क्या लगता है कि फ्रेंड्स के साथ में घूमने जाएंगे, कुछ भी जाएंगे। सिंगल डे उसने छुट्टी नहीं लिया है और वही दिन से वो आ गया। और उसने क्या बोला कि कल्पा ने बोला कि मीत आपके पास नहीं सीख पाएगा, एक काम करो आपके ब्रदर के यहाँ पे भेजते हैं। और परेश भाई का नेचर एकदम कड़क था, पर मीत वहाँ पे भी उसने 2 साल, वो 10th का वेकेशन स्टार्टिंग में तो पढ़ता था तो वेकेशन में ही आता था, लेकिन वो छुट्टी होती थी, समझो दिवाली वेकेशन था तो भी वो एक बार आ जाता था कि नहीं कि मेरे को सपोर्ट करना है, कैसे भी करके एक गाड़ी हम आगे चलाएंगे। आज समझो कि उसने एक भी वेकेशन के कुछ भी लिया नहीं है,
10th 11th 12th और 12th का एग्ज़ाम ख़त्म होते ही फिर उसने बोला डैडी अभी मैं परेश भाई के साथ में नहीं बैठूंगा, मैं आपके साथ में बैठूंगा। और वहाँ पे उसने भी स्टार्ट किया। मैंने देखा है सारे बच्चे, आज भी मैं बोलता हूँ, मीत फ्रेंड्स के साथ में कभी नहीं जाते। वो पूरा दिन यहाँ पे ही बैठ के हमारे साथ में बिजनेस में ही वो आपने सबने देखा है। और अर्ली एज में बीजी मैम ने भी देखा है कि कितने, ये तो कि आज आप भी मैम 4 साल 5 साल से है, शंभू भी है, मनीष भी है, सब ने, सचिन है, ये सब हितेश भाई, सब ये सब पुराने हमारे सब है। उनको सबको पता है, चिंटू को पता है, सबको पता है कि कैसे अर्ली डेज से ये लड़के ने कुछ भी, और आज भी वो कभी भी, आज समझो कि मैं तो बोलता हूँ कि आज इसकी एंगेजमेंट भी हुई है इशिता, वो वेलकम टू इशिता। अभी तो भी मैं देखता हूँ कि वो उसकी प्रायोरिटी आज भी बिजनेस है। वो घूमने भी नहीं जाता, पूछो इशिता सामने ही है, और कितना वो फ़ोन करती है तो ये उठाता भी नहीं। वो ऐसा यानी बहुत, मैं बोलता हूँ कि स्ट्रगल किया है। और सारे, मैं तो बोलता हूँ कि आप सब ने भी, आज हिमाद्री भी हमने हिमाद्री का स्टार्ट किया तो ये सेल्समैनों का सपोर्ट है। आज समझो हमारे पास पैसा नहीं है तो सेल्समैन तो भी काम ला रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और आप एक्जोन भी, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, मीत नहीं रहता है तो भी आप लोग पूरा ध्यान देके पूरा कंपनी को संभालते हैं। मैं सब ये आरती, प्रणाली और सबका, रत्ना में रियली मैं बोलता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि मेरे हम लोग को आप हमारा फैमिली है और आपने बहुत हमको सपोर्ट किया। मैं रियली थैंकफुल हूँ आपके लिए। और आज समझो, आज अभी समझो कि हमको लगता है कि इतना बड़ा परिवार शायद मुड़ी बाज़ार में किसका नहीं होगा। और हम ऐसा सोचते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, और लाइफ। और अभी तो मेरे को लगता है सब आप लोग ऐसा फैमिली मेम्बर्स जैसे, मेरे को लगता है कि कोई हमारा बाहर का है ही नहीं। आज हम यहाँ पे बैठे, पूरा फैमिली बैठे है, एक आदमी बाहर का मेरे को तो नहीं लगता है। मेरे को ऐसा लगता है, और हम भी ऐसा सोचते हैं कि हमारा फैमिली कभी भी किसी को भी तकलीफ हो, हम सबके साथ में खड़े हैं। सुल्तान भाई को भी मीत का 1-2 एक्सपीरियंस हुआ है कि कैसे, और सुल्तान भाई ने भी बोला, आपको सुन के हैरानी होगी कि एक हमारा सेल्समैन, मैं सुल्तान भाई को ही माइक देता हूँ कि वो शेयर करे कि क्या हुआ था, तो सुल्तान भाई को पता चले। 1 सेकंड। तो मेरा नाम शेख सुल्तान है। तो मीत भाई मेरे अंडर में एक बंदा काम कर रहा था, कुछ एक्सीडेंट से उसका, वो बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया तो गुजर गया। तो मीत भाई को मैंने बताया कि ऐसा हो गया। तो फिर मीत भाई ने सामने से उनको, मतलब अभी तक 6 महीने, अभी लास्ट मंथ तक उनको सैलरी देते थे, मतलब उनको एक्सपायर होने के बाद में, और उनका फैमिली का नंबर लिया, बोला उनका बच्चों को कुछ भी तकलीफ रहेगा तो मीत भाई को 6 महीने कंटिन्यू सैलरी दिया उन्होंने। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है 22 साल का इस फील्ड में, लेकिन मैंने कहीं देखा ही नहीं कोई ऐसा बंदा कि भाई किसी को पेमेंट दे रहा, मर गया चंद, वो अपने चला गया। वो हमने 22 साल में बहुत देखे भी ऐसी चीज़, लेकिन फर्स्ट टाइम लाइफ में मीत भाई तो मेरे से आधे उम्र के रहेंगे, मैंने मतलब लाइफ में, मतलब इतने लोगों के साथ काम किया, इतने लोग, पहला आदमी देखा जो अपने बंदे वर्कर के लिए या किसी के लिए फ्री में कोई सैलरी थोड़ी देता है। इधर आदमी काम करने का सैलरी नहीं मिलता है। वो तो फिर भी 6 महीना, फिर भी उनके फैमिली का नंबर लिया, उनका जो ब्रदर इन लॉ है उनको नंबर दिया, बोला कि कभी भी इनका फीस का कुछ भी तकलीफ रहेगा आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करना। तो 6 महीना तो मेरे सामने मैंने बना के दिया, अभी बाद में पीछे क्या दिया वो आइडिया नहीं मेरे को, लेकिन 6 महीना तो मैंने खुद देखा है। और 1 महीना मेरे से ये हो गया था तो सामने से बोले, अरे सुल्तान भाई आपने वो बंदे का बनाया नहीं, तो फिर वापस अपने इससे करवा के लिए पहला आदमी देखा। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये बात मुझे भी पता नहीं थी, मेरे को सुल्तान भाई ने बताई तभी पता चला, मीत ने मेरे को भी नहीं पूछा था। यानी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम ऐसा ही समझते हैं कि ये पूरा हमारा फैमिली है और हम ऐसे ही करेंगे आज भी और आगे भी, और हम ऐसे ही सोचते हैं कि आप सबके साथ में हम ग्रो करेंगे तो आपका फैमिली भी ग्रो करेगा। और हम श्योरिटी देते कि हम आपको कभी ज़िंदगी में नाराज़ नहीं करेंगे, हम आपके साथ में ही रहेंगे। आपका फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, आप आँख बंद करके और आपको पता है मेरा भी नेचर, मेरे साथ में जो है
वो कुछ भी बात कर सकते हैं। हम सचिन, मनीष, विजय भाई और सब हम साथ में बैठते तो हम मस्ती मजाक ऐसे करते जैसे हम दोस्त थे। आज तक उनको भी पूछिए कि मनीष को कि कोई हम मेरा तो वहाँ पे बैठना है तो उनको भी ऐसा नहीं लगता है कि जैसे मैं बॉस हूँ, आज मैं भी ये टी शर्ट आपके साथ में पहन के आया हूँ यानी मेरे को लगता है हम सब एक है। मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि आई एम द डिफरेंट पर्सन फ्रॉम यू। तो बस तो अभी हम ऐसे ही करना चाहते हैं कि हम एक फैमिली की तरह कैसे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, बस ऐसे ही मिलना है आज। वो हमने सोचा कि चलो आपने हमारे लिए इतना किया, हमने कुछ भी नहीं किया है, पर हम कुछ ना कुछ आपके लिए और नए नए आइडियाज़ भी लेके आएंगे और सब करते रहेंगे। एक मिनट मैं बीच को देता हूँ। हाँ, एक हम वीडियो दिखाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ है। मैं खिमजी भाई जो हमारे साथ में, मैं समझो मेरे भी आने से पहले खिमजी भाई हमारे साथ में, मैं उनको देना चाहता हूँ। उन्होंने सब देखा है तो वो भी दो सब शेयर करेंगे। बैसो ना खिमजी भाई, बैसो। उपस्थित सर को जय श्री राम, जय जिलेंद्र। बैसो ना, बैसो। ये जो कंपनी आपके सामने सब नीतीश भाई ने बताया, बहुत स्ट्रगल से कंपनी आगे आई है। इनके पिताजी समझो कि इसका भी क्वार्टर से भी कम जगह पे इन लोगों ने काम किया है, परेश भाई ने और नीतीश भाई ने। तो मेरे को काका हमेशा बोलते थे कैसे करेंगे क्या करेंगे। काका बोला आप चिंता नहीं करना, मेरे से जो होगा, मैं जो ब्रोकर हूँ, मेरी बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन काका के आशीर्वाद से आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब मेरा यह है कि कांति भाई जो काम करते थे चाचा, वो बिल्कुल सही काम करते थे, गलत काम कभी भी नहीं। तो वो जो गलत काम कर नहीं थे, कहते हैं ना कि जो प्रोग्रेस थोड़ा थोड़ा करके हो वो ज़्यादा होता है। 29 फुट जो प्रोग्रेस हो ना, कच्चा काम झूठ काम करके अपन आगे बढ़ते ना, बनना रोडपति तुरंत बन जाएंगे। वो रोड वाले फिर करोड़पति बनेंगे ना, करोड़पति तुरंत बनेंगे, एकदम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन करोड़पति अगर रोड पर तुरंत आ जाएंगे खोटे काम करने से। लेकिन कांति भाई को ऐसा था सही नीति से काम करना। तो अपन सही नीति से काम करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है आगे आने के लिए। तो उन्होंने जो स्ट्रगल किया, उसके बाद उनके साथ परेश भाई और नीतीश भाई ने साथ दिया काम करने के लिए। और ऐसे आगे चलते चलते एक आज वृक्ष वो चालू हो गया। लेकिन कहने का मतलब इन्होंने बहुत मेहनत की। जब एज गली में स्टार्ट किया, एज में आज भी 25% गोडाउन चालू से बंद है, डी चालू है। आप सोचिए, तो डी जो बिजनेस इतना जोश में, तभी हमारे एक साथ एक दिन बात हुई कि कैसे करेंगे, कुछ नहीं, अपन को नीति नियम से काम करेंगे, वो बराबर काम होने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप भरोसा रखो ईश्वर पे और ईश्वर आप अपने को सब साफ कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कंपनी के हु इज द ओनर एंड हु इज द वर्किंग पर्सन। आप ये नहीं सोच सकेंगे ओनर कौन है। मैं तो माल लेने के लिए जाता हूँ ना, तो अभी मैं इनके अलावा इनवर्ट से ज़्यादा झगड़ा करके ऐसे करके लेता हूँ, माल लेता हूँ। लेकिन परेश नीचे में कभी डिस्टर्ब करते नहीं है। ये क्योंकि एक कंपनी का गुडविल है और आपको आप सब हैं एक कंपनी के परिवार के सदस्य हैं, नहीं कि आप वर्किंग पर्सन हैं, वर्क करे वो नहीं है, आप परिवार के सदस्य हैं। आप जब सपोर्ट कर रहे हैं, कंपनी आगे चल रही है। आपको कभी भी कुछ भी तकलीफ हो गई, आपकी समस्या हल करें, क्यों करेंगे कि यू आर द फैमिली मेंबर्स ऑफ नीतीश भाई। तो अभी आपको यहाँ पे प्रॉमिस ये देना है कि हम सब एक है, एक रहेंगे, हम सब एक है, हम सब एक है। बस यही हमारी प्रोग्रेस होगी, कंपनी की नहीं, नीतीश भाई की नहीं, आपकी। तो ये कंपनी की प्रोग्रेस होगी तो नीतीश भाई की प्रोग्रेस होगी, अपनी प्रोग्रेस होगी। बस ये मेरा करने का मतलब यही है, हम सब साथ रहेंगे, कभी भी अपने कोशिश नहीं आएगी, दिन प्रतिदिन। हाँ, आपको कुछ भी सजेशन हो रिगार्डिंग बिजनेस पर्सन, रिगार्डिंग बिजनेस पर्पस, आपका कुछ भी सजेशन हो आप देते रहिए। एक कंपनी को अपने को आगे चलेगा है, तो आपका जब भी कुछ सजेशन हो देना अच्छी बात है। आज अब सब परिवार यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अभी ये आपको प्रॉमिस दिया हुआ है, कुछ अपन गणपति बाबा की स्तुति गा के
कार्यक्रम शुरुआत की है और बाबा को याद करके हम सब ने प्रॉमिस दिया है, हम सब एक है। थैंक यू वेरी मच। हाँ सॉरी, मेरे कहने में एक थोड़ा रह गया। कांति काका के बाद मितेश भाई ने, परेश भाई ने तो अच्छा संभाला, लेकिन अभी हमारे भाई मीत भाई बहुत अच्छे संभाल रहे हैं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैं तो ये बोलता हूँ इनसे आगे बढ़ कैसे, वो एक करनी रहती है, हम जैसे करेंगे ऐसे हमको फल मिलते रहेगा। तो काका की जो करनी है उनको फल इनको मिला, यहाँ से ये मिला है। अभी मितेश भाई भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे को भी धंधा के लिए कभी समस्या हो जाती है, हम दलाली काम करते होता है, तो मितेश को बात करता हूँ कैसे प्रॉब्लम कुछ, काका चिंता मत करो, बहुत सही है। थैंक यू चंदी भाई, थैंक यू। ब्रोकर हमारे चुनीलाल भवन जी, उनको मैं देता हूँ केतन भाई को, वो भी हमारे फैमिली मेंबर ही है। आज कोई दलाल नहीं है, उनको ही हमने। जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र। बेस्ट सर की फर्म को जितना साल हुआ है उतना ही मेरी फर्म की चुनीलाल भवन की कंपनी को शायद 3rd जनरेशन अभी हम एपीएमसी मार्केट में हमारे क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं। मेरा सन अभी रिसेंटली ज्वाइन किया 3 साल से। सर जो बोल रहे हैं ना कि मैं एच गली में हूँ, मैंने यहाँ काम शुरू किया, लोग कैसे आएंगे, सर का प्रायोरिटी बेस्ट है, ही इज डाउन टू अर्थ। आई रिपीट वंस अगेन, नो ईगो, ही इज डाउन टू अर्थ। आज हम 64 दुकानें हर गली में घूमते हैं। ही टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। आपको शायद पता नहीं होगा कि सभी का यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज हैं, इनका हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम वगैरह मेरे पास है, बहुत जिनको नहीं पता होगा। और एवरी ईयर नया एम्प्लॉय जब भी ज्वाइन करता है, मीत सर मुझे कॉल करके बुलाते हैं कि आज ये एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ है, कुछ नहीं पूछते, मुझे इनका इंश्योरेंस निकालना है। पूरी एपीएमसी मार्केट में इनका मॉडल मैंने बहुत जन को शेयर किया, पर मैंने एक चीज देख लिया, हर ओनर है ना इनके जैसा नहीं है जो अपने एम्प्लॉयज का केयर करता है, वो सिर्फ अपना ही देखता है, नहीं वो खुद का देख लेगा। यही फर्क है सर में और बाकी लोगों में, राइट। अब ये बोल रहे हैं ना मैं एच गली में हूँ, मेरा बिजनेस कैसा है, यही है कि डी गली का भी व्यापार एक साइड रहता है और इनका व्यापार अलग रहता है, क्योंकि इनके अटैचमेंट ही इतने हैं। ये क्लाइंट और कस्टमर ब्रोकर जैसा व्यवहार ही नहीं इनका, एकदम फैमिली जैसा है। इसलिए बिजनेस मॉडल में ये और आगे जाएंगे, हमें सभी एम्प्लॉयज का सपोर्ट है। और सर मैंने पहले भी आपको बोला था, आप ग्रो करिए, मैं तो आपकी कंपनी को आगे आईपीओ में देखना चाहता हूँ, लिस्टिंग देखना चाहता हूँ, जहाँ पे आप हाईएस्ट एवर गेन्स करें। सर यही विशेष है सबकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आज भी हमको सब काम हम खुद करने को हमको अच्छा लगता है। देखिए मिती जा रहा है ऐसा, ये ऐसा नहीं कि भाई तू जाके बात कर, आप देखो खाली ये एक बोलने जैसा नहीं है, एग्जाम्पल है सामने ही। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगता है जब सब पूरा फैमिली साथ में रहता तो एक आनंद ही अलग होता है। थैंक यू वेरी मच। देखना प्राची आओ ना। निकल देना, अभी निकल।
आज तुम लोग को अपना हॉकी स्टिक नहीं चाहिए। नो स्टिक्स? नहीं, आज नहीं। आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है? लेकिन ठेले से लेकर नहीं आने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक क्विक, चलो जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस नहीं रख दो। कैसा लगा कि हॉकी खेलना कि ऐसे काम बात करेगा या समझेगा नहीं समझेगा सकता है। मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता, काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। जीत के लिए लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं है। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। आप सबने देखा कि कैसे वैसे ही हमको ये कंपनी को चलाना है, सब एक होके। एक मैं अभी मीत भाई को देता हूँ। सो अभी सबको शीट्स देता है, उसमें अब एक बार शीट्स देखते हैं।
सो आपको सबको स्कोप ऑफ द मार्केट करके एक शीट दिया हुआ है। सो स्कोप ऑफ द मार्केट में फर्स्ट कॉलम आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन आता है। सो डिस्क्रिप्शन है कि जो प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं करंटली, जैसे स्पाइसेस हो गया, मसाले हो गए, सॉसेस हो गया, तो वो लिखना है Export. description में। एक्सपोर्ट्स हो गया ऑल कंट्री हिमाद्री सेल्स देन टोटल नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स करके उसके बाद वाला कॉलम है। सो दैट इंडिकेट्स कि टोटल क्लाइंट्स कितने हैं, अभी इंडिया में कितने क्लाइंट्स रहेंगे आपके हिसाब से, मतलब जस्ट अ रैंडम फिगर कि कितने क्लाइंट्स आपको लगता है कि इंडिया में ये प्रोडक्ट के है जो ये स्पाइसेस लेते हैं, सॉसेस लेते हैं, एक्सपोर्ट्स जो एक्सपोर्ट के क्लाइंट कितने कंट्रीज है, कितने क्लाइंट्स है टोटल ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इंडिया में, वो आएगा। देन उसके बाद वाला कॉलम है एवरेज रुपीज सेल पर क्लाइंट पर ईयर, मतलब एक कोई आपका क्लाइंट है वो आपको कितना बिजनेस दे सकता है साल में, ओवरऑल एक साल में एक क्लाइंट कितना बिजनेस अपने को दे सकता है। अभी जैसे एक क्लाइंट रहे अपना जो महीने में 1 लाख का ऑर्डर देता है, सो 12 मंथ्स में 12 लाख का ऑर्डर हुआ। सो वो हिसाब से 12 मंथ्स का वी हैव टू राइट कि कितना ऑर्डर एक क्लाइंट दे सकता है, और वो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया कि टोटल साइज क्या है मार्केट का। तो इतना प्लीज़ आपके हिसाब से जो आपको लगता है कि नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स अपन हो सकते वर्ल्ड, मतलब सिर्फ टोटल क्लाइंट कितने हैं दुनिया में वो लिखना है, और जो भी फिगर मन में आया है वो लिख दीजिए। पहला कॉलम है ना डिस्क्रिप्शन है। सो मतलब हम लोग स्पाइसेस में डील करते हैं, सॉसेस में डील करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो अभी स्पाइसेस लेते हैं एज अ सेगमेंट, तो स्पाइसेस फील्ड में कितने क्लाइंट हो सकते हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, अंदाज़ा ही लगाना है, कुछ भी कोई। देन उसके बाद वाला कॉलम है कि एवरेज रुपीज सेल्स, तो सेल्स मतलब एक ग्राहक अपने को साल में कितना ऑर्डर दे सकता है मैक्सिमम, वो लिखना है। तो और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल साइज ऑफ दी सेगमेंट आ जाएगा। मतलब सब लोग डिवीजन वाइज लिख सकते हैं, सॉस का भी के लिख सकते हैं, स्पाइसेस का भी लिख सकते हैं, हाँ कैटेगरी वाइज કેટલા ક્લાયન્ટ હોઈ શકે। ડિસ્ક્રિપ્શનમાં શું લખવાનું? સ્પાઇસીસ પછી અહીંયા અલગ અલગ સેગમેન્ટનો સોસીસ લખવો હોય। અચ્છા, તો એ ડિસ્ક્રિપ્શન આપી દે ને એ લોકોને કે સોસમાં, સ્પાઇસીસમાં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખાવી દે। સમજાતું નથી, તું એકની પાસે જોઈ લેજો। टोटल आप लोग को नहीं ऑल इंडिया का ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड कितना कस्टमर होगा आप लोकल करते हो तो इंडिया का लिखो, इंडिया का भी है। इंडिया का लिखो, एक्सपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट का लिखे, लोकल जो ये समझो कि सुल्तान बाजार वो करते हैं तो उनको लोकल क्या महाराष्ट्र का क्या जितना मार्केट होगा क्या होगा। नहीं, आपको तो इंडिया का पता ही है, हाँ इंडिया का पता ही है वो है। हाँ તમારે મસાલા, તમે મસાલા જ કરો છો તો અહીંયા આઈટમ વાઇઝ લખો, મસાલામાં મસાલા ખાલી લખો। અહીંયા પછી કેટલા ક્લાયન્ટ હોઈ શકે ઇન્ડિયામાં જે તમે જેને માલ દઈ શકો। પછી 1 વર્ષ ગ્રાહકનું તમને કેટલું સેલ દઈ શકે।
लिखूं क्या नहीं क्या समझ में आया आपको? अंदाज से लिखना है कितना टोटल क्या सेल होगा और कितना कस्टमर होगा, लिखा कितना आगे 1 लाख ऐसा डालेगा। हाँ 1 लाख अंदाज से कितना क्लाइंट्स है? हाँ डाल सकता है जो भी 10 लाख। लाख से जो कस्टमर लाख 1 लाख हो गया 2 लाख हो सकते 1 करोड़ भी हो सकता है, मतलब जितना ये तो इट्स ऑन यू। हाँ ધવલભાઈ તમે ટર્નઓવર બી લખી શકો, અત્યારે ટર્નઓવર આ હોઈ શકે, આપણે એનું એક્સપેક્ટ આપણે કેટલું કરી શકીએ હજી? इधर कितने क्लाइंट हो सकते हैं महाराष्ट्र में आपके हिसाब से, जो अपने से कितना माल लेगा? बाद में वो पूरे साल में वो कितने का माल अंदाजे से 1 क्लाइंट, कोई 1 करोड़ का लेता है, कोई 5 करोड़ का लेता है साल का, तो 1 क्लाइंट का इंडिया में टोटल कितने कस्टमर्स हो सकते हैं इंडिया में या abroad? तो लेट्स से अगर 10 लाख है तो 10 लाख, 40 करोड़ है तो 40 करोड़, कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में पहले वो सोचो, फिर उसमें से कितने लोग ये बिजनेस में हैं तो वो निकालो, और फिर एक साल में वो कितने किलो का माल लेते हैं, वो किलो का वैल्यू कितना है रुपी टर्म्स में। 1 क्लाइंट जो है वो 100 करोड़ का माल लेता है, 50 करोड़ का माल लेता है, वो एक अजम्पशन लगाओ, और फिर दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो टोटल मेरा इतना बड़ा ओवरऑल मार्केट है। हाँ શું? હા અઝમ્પશન હા તમારી રીતે લખો ને, કંઈ સૂચવાનું જ નથી, લખો ને અંદાજે. નામ लिख देंगे, आप जो ना जिसने भरा है वो नाम लिख देना खाली अंदाज से। સમજાણું કિશોરભાઈ? મારો અંદાજ ઓછો જ હા આજે વધારે ગ્રાહક હશે, આટલા હશે 10,000 ના તમે ઇન્ડિયામાં ગણો કે મહારાષ્ટ્રમાં ગણો, તમે કેટલા કરી શકો છો એ નથી ગણવાનું, એ નથી ગણવાનું, આપણે કેટલું માર્કેટ મોટું છે એ. हेलो, हम लोग को ये नहीं सोचना कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सिर्फ मार्केट कितना बड़ा है ये समझने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ समझना है आप हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो सोचा ही नहीं हम लोग को कि मार्केट कितना बड़ा है सिर्फ अपना। कर सकता है वो, कुछ सोचना नहीं है, जितना मार्केट कितना बड़ा है सिर्फ वही सोचना है। 10 लाख 5 लाख હશે 10 લાખ હશે હા e⁻9 એટલે 9 0 થાય અને 7 0 એટલે કરોડ થાય, એટલે 240 કરોડ થયો. હા મોટું અમાઉન્ટ જ જોવાનું છે. सभी लोगों ने लिख लिया फिगर्स सब जो अभी न्यूज़ में मैंने कहा था कि हमारी जो एपीएमसी मार्केट है
वो एशिया की नंबर 1 मार्केट है। फिर भी आजू बाजू इलाके में जैसे कि जलगांव है, पूना है, नासिक है, ऐसे जालना है, ऐसे बहुत से मार्केट है जो आगे थोड़ी बढ़ रही है। लेकिन जिसको क्वालिटी चाहिए, मेरे को पूछा गया था कि हाँ और सब मार्केट है, वो सब मार्केट है वो सही है, लेकिन जिसको क्वालिटी चाहिए उसको एपीएमसी मार्केट में आना है। तो अपने को जो ये काम जो है, अपने को इसे कैसे फास्ट करने का, कैसा करना है, वो अपने हाथ में है। कस्टमर को कैसे लेने का है, जो मेरे ब्रोकर भाई, वो अपने हाथ में है, कैसे कस्टमर को हैंडल करना है। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट ये है और इसमें हम सब काम कर रहे हैं। तो इस काम को हम और कैसे आगे बढ़ाए, ये हमको सोचते चलने का है। सो अभी डिस्कस करते हैं कि मीत एग्रो और उसका सब्सिडरी एक्सॉन एग्रो। सो मीत एग्रो पेरेंट कंपनी है, एक्सॉन एग्रो का 51% होल्डिंग मीत एग्रो के पास है और बैलेंस भी होल्डिंग मीत एग्रो के पास सही है, पर इसके लिए डायरेक्टर्स के पास है, बाकी का हम तीनों के पास। सो इसके लिए अभी समझ से टोटल टर्नओवर हम लोग अभी तक कितना कर रहे हैं। सो मीत एग्रो अभी तक मीत एग्रो ने लास्ट ईयर 110 करोड़ का सेल किया था। एक्सॉन एग्रो ने लास्ट ईयर 15 करोड़ का सेल किया है। सो 125 करोड़ वी हैड कवर्ड लास्ट ईयर। सो इसमें जैसे ही देखेंगे हम लोग कि वी आर नॉट इवन 0.001% ऑफ द टोटल मार्केट साइज। तो स्कोप तो बहुत ही है इंडिया में यार, एक्सपोर्ट्स में यार, कोई भी फील्ड में देयर इज ट्रेमेंडस स्कोप है कि हम लोग बिजनेस कितना भी चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। मतलब दिस इज 125 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं है सेल्स में इन फ्रंट ऑफ द मार्केट साइज। 0.0001% आएगा। आप निकालोगे, आपने जो फिगर्स लिखा रहेगा उसका निकालोगे, 0.001% भी नहीं आएगा सेल्स का। तो स्कोप बहुत ही है। तो आगे अभी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, फ्यूचर कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं साथ मिलके। आपका भी फ्यूचर कैसे डेवलप होएगा साथ में, एज कंपनी ग्रो, सब लोग ग्रो होंगे साथ में कंपनी के साथ में। सो लेट्स डिस्कस दैट। तो और एक शीट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सब लोगों को, और एक शीट मिल गया है सब। सो ये शीट में अभी आपके हिसाब से कि मीत एग्रो अगले 10 साल में क्या टर्नओवर कर सकती है। अपन वो नहीं सोचना है कि करेंगे यार, कुछ भी कर, सिर्फ अपने को इमेजिन करना है कि इतना कर सकती है कंपनी। सो इसमें कर सकेंगे यार नहीं, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। सो अभी व्हाट रिजल्ट्स डू वी वांट इन द नेक्स्ट 10 years, वो आपको ये सबको एक टर्नओवर बोलना है कि क्या टर्नओवर आप चाहते हो कि मीत एग्रो नेक्स्ट 10 years में अचीव करे। सो फिगर्स आप बताइए सर। अंदर फिगर 2500 उसके दूसरे 5000 10 साल 2000 crores। दूसरा 3 अजय 10,000 करो।
सचिन भाई 7,000 करोड़। प्रणाली 3,000 का। सो एवरेज निकालिए मेरे ख्याल से 5,000 करोड़ आएगा। सो ये एवरेज आपके शीट में लिख दीजिए कि 10 साल में ये टर्नओवर होएगा। पॉसिबल है यार नहीं वो नहीं सोचना है हम लोग को, सिर्फ वी हैव टू थिंक पॉजिटिव राइट नाउ। कर सकेंगे यार नहीं वो आगे देखेंगे, सबका सपोर्ट रहेगा तो वो भी हो जाएगा। 2000 में कुछ नहीं करते थे, आज 125 थोड़ा कंपनी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। सो अभी ये शीट में और आपको ये 10 साल में आपको आपका डेजिग्नेशन भी लिखना है। आप क्या चाहते हो कि आप कंपनी के साथ में रहेंगे तो आपका क्या डेजिग्नेशन रहेगा तभी? CEO, CFO, CEO, MD, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, क्या चाहते हो? आपका क्या डेजिग्नेशन हुआ है आफ्टर 10 years डाउन द लाइन। और उसके बाजू में और एक कॉलम है कि आपका पर्सनल गोल क्या है, आपको क्या 10 साल के बाद चाहिए, आपको 10 साल में क्या चाहिए, गाड़ी बंगलो हो गए, कुछ भी लिखिए आपके हिसाब से। इतना पैसा मेरे पास स्पेयर में पड़ा होना चाहिए। लिखिए, लिखोगे तो होएगा, लिखोगे भी नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। वो हिसाब से आप बाद में 8 साल का भी लिखिए, मतलब रिवर्स ही जाना है, पहले 10 साल का ही लिखना है। अगर मीत एग्रो 5,000 करोड़ का टर्नओवर करता है तो तभी आप क्या चाहते हो? क्या आप कहाँ पे होंगे, आपका पोजीशन क्या होगा? इसमें आपको क्या चाहिए, वो आपका डेजिग्नेशन क्या होएगा, तभी कंपनी में आप साथ में जुड़े रहोगे। और आपका पर्सनल लाइफ में क्या गोल्स है, 10 साल के बाद आपको ये चाहिए, ऊपर से ही नीचे जाना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है। हाँ 10 years ની કરો તો પણ અચીવ કરવા માટે તો રિવર્સ બી આવવું પડશે ને કે નેક્સ્ટ યર આટલું કરવું પડશે, દેન નેક્સ્ટ યર આફ્ટર ધેટ આટલું કરવું પડશે, એટલે રિવર્સ આવવાનો હોય, રિવર્સ જ આવવાનો હોય। પહેલું સ્ટેપ, બીજું સ્ટેપ, તમે 2 વર્ષ પછી ક્યાં હશો? નહીં 10 વર્ષ પછી 5,000 કરોડ તમે લખો તો તમે હમણાં 100 કરોડ છો, 125 કરોડ, 2 વર્ષ સુધી તમારે કેટલા કરોડ હશે? 4 કરોડ છે, કેટલા વર્ષ? શું? હા એ અહીંયા લખો ટોટલ રેવન્યુ। હા અને એમ રિવર્સ આવતા જાઓ, પછી 10 વર્ષમાં આટલું હશે તો 5 વર્ષમાં કેટલું જોશે, રિવર્સ આવતા જાઓ, હર યરનું લખો। હા તમારું પર્સનલ ગોલ બી શું છે 10 વર્ષ પછીનો? हम लोग को वो नहीं सोचना कि ये होएगा या नहीं होएगा, वो नहीं सोचना है, सिर्फ लिखना है हम लोग को। होएगा या नहीं विल फिगर आउट टुगेदर, बट आपको सिर्फ लिखना है क्या आपका गोल्स है 10 years में। ले तू ला, मारे तो છે ના હું નહીં ખાઉં, હું ખાઈ નહીં। टिश्यू पेपर दे दो ना, टिश्यू पेपर। आप
ये कर सकते हैं यार नहीं, वो नहीं सोचना है हम लोग को। सिर्फ एक इमेजिन करना है कि कर सकते यार नहीं, वो बाद में साथ में फिगर कर लेंगे। अभी सिर्फ आप सोचना है कि कितना आपको चाहिए। वहाँ गोल पे पहुँचना हाँ। है, पहुँचने के लिए वो बात हाँ, फुल से वैकेशन भी हो सकता है, आपको इधर इधर घूमने जाना है 10 साल में। बाद में सब आपको गाड़ी ये सब जो है, नया घर लेना है, बंगलो चाहिए। दुबई में भी एक घर होना चाहिए मेरा। सोचने में कोई अब पैसा नहीं लगने वाला है अपने को। सोचने में क्या, हम सोच क्या रख सकते हैं? हमने सोचा नहीं था हम यहाँ पे होंगे जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया। सो डेजिग्नेशन में आपको CFO रहना है, कंपनी का CEO रहना है। जब भी मीत एग्रो 5,000 करोड़ का करेगा, आप क्या पोजीशन में रह गए, उस कंपनी के साथ जुड़े रह गए, तो वो भी लिखना है आपको क्या डेजिग्नेशन चाहिए 10 साल में। इधर कोई एक दूसरे को जज नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ लिखना है आप क्या सोच रहे हो। सो ये भी लिख सकते हो आपके अंडर में कितने लोग रह गए। 100 जन का टीम रहेगा, 200 जन का टीम रहेगा, 1000 जन का टीम रहेगा, 5000 जन का टीम रहेगा। सिर्फ लिखिए आपके हिसाब से। और ये शीट आपको ही रखना है, हम लोग नहीं लेने वाले ये शीट। जो भी आप लिखते हो वो संभाल के रखना है आपके पास, कि आप 10 साल के बाद में वो सीट निकल के आप देखो कि आपने जो सोचा था और आज क्या है। कोई ने शीट ना देखा है, यू विल हैव टू कीप इट विद यू ओनली। कहाँ पे पहुंचेंगे विद कंपनी। आप ये कंपनी में रहते हैं, आपने बोला अभी कि 5,000 करोड़ का टर्नओवर हम सोचते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स में। तो आप 10 साल के बाद में आप सोच सकते हैं कि आपको क्या होगा, आप कहाँ पे होंगे, आपको क्या मिलेगा। समझो ये कंपनी तो 5,000 करोड़ पे जाती है, 5,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, तो आप 10 साल के बाद में आपका क्या पोस्ट होगा, आपके अंडर में कौन होंगे। आज समझो कि आज इतना छोटा समझो आपको दिख रहा है 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ आप बोल रहे हो, तो आफ्टर 10 ईयर्स आप सोचिए कि कितने हमारे वर्कर्स रहेंगे, टोटल हमारे कितने लोग रहेंगे। हम समझो कि आज हम 100 करोड़ पे है, 125 करोड़ का टर्नओवर है, तो समझो कि आप सोच रहे हो कि 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो, 5,000 आपने जो आपके सीट में लिखा है उसमें कोई, तो आपका वो टाइम पे पोजीशन क्या होगा, यानी आपको कितना, आपका रेवेन्यू क्या होगा, आपका कितना घर होगा, आपके पास गाड़ी होगा, आपके पास क्या क्या होगा, आपके फैमिलीज कहाँ पे होंगे, आपके हॉलीडेज आप कहाँ पे जाते होंगे, आप कहाँ पे आप एंजॉय करते होंगे, आपका फैमिली का आपके बच्चे कहाँ पे पढ़ते होंगे। समझो कि यहाँ से आप रेवेन्यू जितना भी करोगे आपके बच्चे के एजुकेशन में डालोगे, वो बच्चे कहाँ पे पढ़ते होंगे, उनकी शादी कौन से घरों में होती होगी, आपको वो डिसाइड यानी वो सोचना है। तो वो लिखिए, आप आंख बंद करके लिखिए, कोई सीट आपसे लेने वाला नहीं है, यानी आपको ध्यान में रहेगा कि आपके पास आपको 10 साल के बाद में वही पेपर निकालना है, आपके पास ही रहेगा, हमको देखना भी नहीं है आपने क्या लिखा है। आप नहीं सोचेंगे तो 100% नहीं होगा, और आप सोचेंगे तो 100% होएगा। मेरा यहाँ पे आपको वर्ड है और मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ तो होके रहेगा। पर आप लोग सोच रखिए और लिखिए, बिंदास लिखिए, बड़ी सोच रखिए, और 100% ये मेरा वर्ड है, मैं आपको बोलता हूँ। आपको चाहिए तो मनीष को पूछिए कि हमारे यहाँ पे ऑफिस में भी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि ये बंदा 10 दिन से दिखा नहीं है और 5वें मिनट में वो बंदा हाजिर होता है। पूछो मनीष को ये एक्सपीरियंस है कि नहीं है। 5 मिनट में पक्का हाजिर सही जाए। और ये एक बार नहीं 100 बार हुआ है, आप पूछिए। 5 मिनट में वो बंदा हाजिर हो जाता है, 5 मिनट में उसको बोलना भी नहीं पड़ा, जैसा याद किया ईमानदार से वो हाजिर हो जाता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप सोच सकते हैं कि आप क्या होंगे, आप लिखिए बिंदास, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि ये पेपर हम लेके आपको और कोई हंसने वाला। और दूसरा एक ओलो हतु ने एक अजीत प्रेम जी का एक स्लोगन है, अजीत प्रेम जी का, ये अजीत प्रेम जी का एक स्लोगन है, तू बोल भाई।
if people are not laughing at your goals are too small. यानी आपके गोल पे सब हंसने चाहिए. आपको लिखना चाहिए मेरा कंपनी का तो होगा, लेकिन मेरे पास वर्थ होगी मेरे पास 100 करोड़. आप लिखो ना 100 करोड़, क्यों डरते हो? हम जो लिखते हैं ना और बच्चे भी देखेंगे ना. हाँ, 100%. हमको कहाँ पहुँचना है. और ये अजीत प्रेम जी का है, उसने पहले ही लिखा था, ये आप देख सकते हैं. और आज अजीत प्रेम जी कहाँ पे है सबको, ये स्टॉक मार्केट का बंदा है, उसको पता है, केतन को, कि उसने लिखा था इफ पीपल आर नॉट लाफिंग एट योर गोल्स आर टू स्मॉल. आपको लिख के आपको भी हंसी आनी चाहिए कि मैंने क्या लिख दिया. ऐसा लिखो. सबने लिख लिया हुआ, बाद में सब बोल दो तो फिर आगे बढ़ते हैं. हो गया सबका? हो गया? अभी आप सोचिए क्या आप हमारे साथ में, अभी आपके सबके पास, मेरे पास, मीत के पास, कोई भी सबके पास आवर्स कितने हैं डे के? 24 आवर्स है. 24 आवर्स है, उसमें से हमारा 8 घंटा समझो हम सब सो जाते हैं. 8 घंटे की नींद होगी, शायद किसी की 8.5 घंटे हो सकती है, दूसरा 9 घंटे हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती. उसमें से 4 घंटे हमको तैयार होने में, खाने में, ये पीने में, सब में जाते होंगे. 12 घंटे आपके कहाँ पे जाते? तो ऑफिस और वर्क. तो आपका ये जो जगह है, आप हमारे साथ में जुड़े हैं, 12 घंटा आप हमको सर देते हैं. तो आप सोचिए कि आपका 12 घंटा हमारे पास जो आता है, वो 12 घंटे आप हमको देते हैं, उसका आप यूज कैसे करते हो, उसको आप कैसे करना चाहते हो, और वो आपको कैसा लगता है? यहाँ पे आके आपको एक स्ट्रेस लगता है, आपको सर के ऊपर भार लगता है, क्या लगता है? आपको क्या करना है? यानी वो 12 आवर्स आप कहाँ पे डेडिकेटेड करना चाहते हो, कहाँ पे देना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो, और वो 12 घंटे में आप क्या मैजिक कर सकते हो, वो आपको पता है. हाल में जो अभी हमारा जो टर्नओवर चल रहा है, जो है वो एग्जिस्टिंग हमारा जो माहौल है, वो उसमें हम ये कर रहे हैं. तो आप सब मेरे को बोलिए कि आपको क्या लगता है कि नया हमको क्या कल्चर, हमको कैसा चाहिए, कि कैसा माहौल चाहिए कि जहाँ पे हम काम करेंगे तो हमको ये होगा. तो आपका मैं वो जानना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए, कि कौन सा माहौल चाहिए कि आपको उसमें काम करने में मजा आवे, और क्या चाहिए. और मैं आपको बोलता हूँ कि एक जन आपको बुक दिया है, उसमें मेरे को लिख के दीजिए, वो पेपर मैं लूंगा कि आपको कैसा माहौल चाहिए. आप जरा भी टेंशन मत लो कि आपको कैसा चाहिए, आपको क्या करके आपको मजा आएगा और आपको क्या करेंगे. तो वो, और आप मेरे को एक स्लोगन लिख के दीजिए, जैसे कि वर्क इज फन, मैं हार्ड वर्क करना चाहता हूँ, हार्ड वर्क इज द ओनली सॉल्यूशन, कि कोई भी यानी कंपनी के लिए ऐसा कोई स्लोगन. और वो स्लोगन हम आप सबके स्लोगन से जिसका अच्छा लगेगा, वो स्लोगन हम हमारे कंपनी के अंडर में हम वो डाल देंगे, और वो हमारा नहीं रहेगा, आपका ही रहेगा. और आपको करके दिखाना. आप कोई भी स्लोगन डालिए, आपके पेपर में कुछ भी लिखे, वर्क इज वर्शिप, के यानी हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मेरे को क्या करना है, यानी हम कहाँ पे पहुंच सकते हैं, क्या करते हैं, कि स्काई इज द लिमिट, कुछ भी लिख सकते हैं. यानी एनी स्लोगन जो आप सोच सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि भाई मेरे को ये लगता है कि वी आर द वन, वी आर द, जो आपको, यानी हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपकी भाषा में भी लिख सकते हैं. कोई ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में लिखना है, कुछ नहीं, गुजराती में भी लिख सकते हैं. यानी कोई भी, मराठी, गुजराती, हिंदी, एनी लैंग्वेज जो आपकी भाषा हो, उसमें आपको जो समझ में आता है आप खाली लिखिए. खाली लिखना है, कोई ऐसा नहीं है. तो थोड़ा हमको भी लगे कि आपको कंपनी के लिए क्या, आपको अंदर क्या लगता है कि आप क्या करना चाहते हैं, खाली उतना लिखना है बस. और आपको कंपनी में क्या एटमॉस्फेयर चाहिए वो भी आप लिखिए, कि आपको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, फ्रेंडली, एकदम ओपन, जो आपको जो माइंड में. एक वन लाइनर खाली 1 लाइन में लिखिए. खाली 1 लाइन में आपको कैसा चाहिए, यानी प्लेजर, या आपको
और किसी को भी कुछ बढ़ा दो खाना है, कुछ भी मंगाना है तो बिंदास मंगा सकते हैं। आपका ही घर है, आपका वी आर वन फैमिली। जैसे मैंने मंगाया तो आपको किसी को भूख लगा हुए, कुछ भी खाने का मन हुए, आप मंगा सकते हैं। आपको ऑफिस में कैसा माहौल चाहिए, यानी जैसे बड़ी कंपनियां होती है वैसा माहौल चाहिए, कैसा चाहिए, क्या चाहिए आपको? क्या वो पेपर पे आपका नाम भी लिखना और वो फाड़ के रिसिप्ट दे देना बाद में, जैसे ही आपका हो जाता है। लिखे, बिंदास लिखे। कोई अरे हम फैमिली है, फैमिली में कुछ भी होता है हमको शर्म नहीं आता है। समझो के सबका हम पढ़ते हैं तो आंख में आंसू आ जावे ऐसा है। रियली बहुत, रियली टू गुड, थैंक यू वेरी मच। समझता हूँ कंपनी हमारी नहीं आपकी है, यानी स्लोगन भी आपका ही रहेगा। आपने जो डिसाइड किया वही होगा और 100% होगा। सब स्लिप्स देखने के बाद ऐसा मेजॉरिटी आर ऑन टीम वर्क ओनली। सो द स्लोगन वी हैव फाइनलाइज्ड इज टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। सो टीम वर्क कैन इजीली मेक योर ड्रीम कम ट्रू। अकेले हम लोग सब काम नहीं कर सकने वाले, तो सब मिलके करेंगे तो सब ड्रीम हो जाएगा। जो भी सोच रहे साथ मिलकर होएगा। परफेक्ट, रियली रियली बहुत अच्छा लिखा है और मैं ये लाइफ टाइम मेरे साथ में रखूंगा आप लोग ने जो लिखा है वो। सो अभी आप लोगों ने जैसे टारगेट दिया है कि 5,000 करोड़ करना है 10 साल में, तो वो ग्रो करने के लिए कंपनी के टॉप पे कौन रहेगा? तभी अभी 5,000 करोड़ का कंपनी बनेगा तभी टॉप पे कौन रहेगा? बेसिकली वो हम सब लोग ही रह गए। जब भी 5,000 करोड़ के टॉप पे सब हम लोग ही रह गए, अपने नीचे ही हम लोग सब वही चाहते हैं कि सब आपके नीचे ही आए, कोई आपके ऊपर आए वैसा। वी नेवर थिंक ओनली अबाउट इट कि आप इतने सालों से आपका इतना डेडिकेशन है, आपका इतने साल से काम कर रहे हो, तो सब आपके नीचे ही आने चाहिए, यही हमारा सोच है। तो पर ये करने के लिए आपका भी सपोर्ट लगेगा सब लोगों का। तो इसमें आपको वही चाहिए कि सब लोग आपके नीचे आए हैं ना यार, कोई आपके ऊपर आए चाहिए आपको? सब नीचे ही आए हैं ना आपके। सो अभी आपको नीचे ही चाहिए, पर इसके लिए आपको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। सब लोगों को, जो सब लोग इधर बैठे सबको परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मजबूरन हम लोग को किसी को आपके ऊपर हायर करना पड़ेगा। अगर सब लोग काम बराबर से करेंगे तो सब लोग आपके नीचे ही आते जाएंगे, क्योंकि कंपनी का जो गोल बना है वो तो रुक नहीं सकता। अभी वो करना ही है, जो आप लोगों ने डिसाइड किया वो कैसे भी करना है अभी 10 साल में। तो कंपनी का गोल तो रुक सकता ही नहीं है। तो आपको वो डिसाइड करना कि आप लोग को चाहिए कि आपके अंडर में आए कोई यार आपके ऊपर आए कोई। वो डिसाइडर आप ही बनने वाले हो फ्यूचर के, कि आप अगर आप सब काम बराबर करते हो, आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सब परफेक्टली करते हो, तो सब आपके नीचे ही आते जाएंगे। पर अगर आपने परफॉर्म नहीं किया यार, नहीं आया, नहीं दिख रहे रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली नहीं आ, तो मजबूरन हम लोग को किसी को ऊपर आया करना पड़े। सो नाउ डू यू वांट टू क्रिएट द न्यू फ्यूचर टुगेदर? सो अभी न्यू फ्यूचर पे आते हैं। सो अभी आपने जैसे बोला कि 5,000 करोड़ करना है हम लोगों को, तो ये 5,000 करोड़ का गोल कैसे सक्सीड होएगा हम लोगों का? क्या करना पड़ेगा हम लोग को ये गोल अचीव करने के लिए? 10 years डाउन द लाइन क्या क्या करना पड़ेगा? आप सजेशन दीजिए कैसे हम लोग ये गोल अचीव कर सकेंगे। सचिन भाई आप बोलिए। हाँ दिनेश बोल। एक्चुअली थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉफिट कम भी रहेगा तो भी चलेगा सर, लेकिन हम जो देने वाले सामने वाले को देने वाले वो अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी
क्वालिटी। क्वालिटी। महेश भाई आप बोलिए। टाइम पे डिलीवरी देना पड़ेगा, डिलीवरी टाइम पे ऑर्डर। ऑन टाइम डिलीवरी OTD। तेजस दूसरा कुछ कंजम्पशन बहुत बड़ा है, प्रोडक्ट बढ़ाइए और रेंज। हाँ एरिया बढ़ाइए, रेंज बढ़ाइए। रेंज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ेगा। आज छोटे से रेंज में है और ये बहुत बड़ा कंजम्पशन है। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये हम जो प्रोडक्ट में है वो प्रोडक्ट खा के पैकेट खोल दिया फिर वापस दूसरा लेना ही पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक टीवी ले लिया तो 2 साल भूल गए हम या 5 साल भूल गए। हाँ। मोबाइल ले लिया खत्म। हम जो सही प्रोडक्ट बात है। जिस प्रोडक्ट में हम है वो रोज लगने वाली चीज़ है, तो उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो रेंज बढ़ाइए और एरिया जो डायमीटर है उसका एरिया। हाँ, आज हम खाली बॉम्बे में ही है, बॉम्बे थाना, महाराष्ट्र, इंडिया। जब इंडिया पहुंचेंगे तो 5000 बहुत छोटा सा बहुत ही है। छोटा फिगर। हाँ ऑनलाइन। दूसरा क्या करना पड़ेगा? टीम वर्क। सब लोग को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा राहुल तू बोल कुछ। सॉरी। सर्विस, इम्प्रूव सर्विस। सेल्स। पर सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा वही लेकर। टीम वर्क में आ जाएगा ना, टीम मीटिंग। प्राइसिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट। ब्रांडिंग पर इम्पोर्टेंट। हाँ ब्रांडिंग। हाँ अंकल। सिंगल ब्रांड सेफ अंकल। मार्जिन, प्राइसिंग। उसका प्रणाली बोल। आरती मैम। कम्युनिकेशन इधर लिखते हैं। और दूसरा क्या लगेगा मैम आप बताइए? क्या सेल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? क्या क्या इम्प्रूव करना है? ऑन टाइम डिलीवरी OTD लिखा है। टाइम टाइम। अजय तू बोल। क्या बोल बोल खुल के बोल। घर ही है सब है, क्या इतना फैमिली है, बिजनेस सब में मिल के काम करना चाहिए। एक कर रहा है तो इसको ही करनी। हाँ टीम वर्क में टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी फॉलो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू पार्टी फीडबैक सब लोगों को साइड में करना हो फीडबॅक मेकॅनिझम માલ આવશે તો વેચાશે ટાઈમ પર માલ નથી આવતો ઓન ટાઈમ એ આપણે એ પ્રોક્યોરમેન્ટનું આવે પ્રોક્યોરમેન્ટ ઓન ટાઈમ दूसरा क्या है शंभू भाई आप बोलिए जो अगर फील्ड वर्क में काम कर रहा है तो सेकेंडरी और प्राइमरी उस पर फोकस देना चाहिए उसके बाद सेल ऑटोमेटिक मतलब चेंज सेल का फोकस चेंज कर देना फोकस ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी और रिटेलर हाँ उस पर फोकस ऑफ रिटेलर सेकेंडरी और प्राइमरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी रिटेलर रिटेलर हो गया प्राइमरी तो हो गया ये वो मतलब मेन सेकेंडरी एंड प्राइमरी और रिटेलर सेल्स है इसमें सेल्स का ही पार्ट हो रिटेल और ये डिस्ट्रीब्यूटर लिखते हैं उसके जो फील्ड वर्क रहेगा ऑटोमेटिक दूसरा क्या करना पड़ेगा प्लानिंग होना चाहिए मतलब अब ये बोल रहे हैं ना डिलीवरी नहीं टाइम पे जा रहा है हाँ इसकी वजह से नहीं जा रहे क्या इधर क्या कम पड़ रहा है क्यों नहीं जा रहा है डिलीवरी पे उनको मतलब क्या इधर दिक्कत हो रही है कैलकुलेटेड टाइमिंग ये आदमी कम पड़ रहा है क्या मतलब आप वही कहना चाह रहे हो कि सिस्टम नहीं है सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं सिस्टम्स है चाइना सिस्टम में आ गया सिस्टम मोस्ट सिस्टम्स अप्रोच पे नहीं है कंपनी तो आपको लगता है सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंपनी का कैसे ऑर्गेनाइजेशन है कौन किसको रिपोर्ट करता है क्या रिपोर्टिंग उसे लेना है सब मेजर होना चाहिए कौन कितना काम कर रहा है वो मेजर होना चाहिए तो की इंडेक्स पैरामीटर्स KPIs मेजर होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी की परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है पर्सन का कि वो काम बराबर कर रहा है नहीं वो रिव्यू होना चाहिए वो मतलब जो काम कर रहा है ना हाँ क्यों हुआ है कि नहीं वो भी चेक कर क्योंकि अपन दिया है काम छोड़ दिया ये है कि लोगों को देखना चाहिए क्यों कर रहा है कि नहीं करना उसके सेल के एंड पे उधर अगर समझो अपन ने टाइम की सेल ली फिर यार डेडलाइन की 30th को देना था हाँ 30th को नहीं गया ओके व्हेनेवर भी जैसे भी हो गया ठीक है बट होने के बाद वी हैव टू लुक बैक एंड सी व्हाई वी कुड नॉट डिलीवर इट ऑन 30th तो वो अपन टीम में डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं हुआ क्यों ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हुआ उसका परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा कि क्यों अपने ऑर्डर्स टाइम पे नहीं जा रहे क्या रीजंस है उससे वापस पीछे आके मतलब पूरा दिखाना पड़ेगा हाँ पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से है जो थर्ड पार्टी ने अगर समझो अपन ने बाहर से ओके और ट्रांसपोर्ट वाले ने डिले कर दिया उसकी वजह से हुआ तो हम वहाँ पे वो अवॉइड करने के लिए कि बाद में क्या कर सकते हैं वो सब सो बेसिकली वी नीड सिस्टम्स इन आवर कंपनी टू सिस्टम्स रहेंगे तो सब अपने आप वो परफेक्टली वो चलेगा तो मेन सिस्टम्स पे आके ये सब भी सिस्टम्स रहेगा तो हो जाएगा क्योंकि क्वालिटी जो है उसको मेजर करने का भी क्या पैरामीटर्स है सब डिफाइन हो जाएगा सिस्टम्स में क्या एरिया किसको करना है क्या एरिया कवर हो रहा है या नहीं वो भी सब सिस्टम्स में आ जाएगा तो सिस्टम्स रहेगा तो मेरे हिसाब से सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन एक आके सिस्टम्स पे भी अटक रहा है तो ये सिस्टम्स अप्रोच करने के लिए सिस्टम्स रहेगा तो मेरे हिसाब से 95% ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व आई थिंक जैसे एवरीवन इज सेइंग वो हिसाब से लग रहा है कि सिस्टम्स रहेगा सबका अकाउंटेबिलिटी रहेगा कि इसका ये रोल्स है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगा इसका रिपोर्टिंग ये होना चाहिए डेली का रिपोर्ट आपको ये आ जाना चाहिए वो सब क्या रिपोर्टिंग किसको करना है उसके वजह से
सब सिस्टम्स में सब ही आ जाता है। तो आई थिंक सिस्टम्स इज आर मेन प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। अगर सिस्टम्स रहेगा तो we'll easily be able to do 3 times the work and in a more easier manner। तो सिस्टम्स बिठाने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा? सिस्टम्स बिठाने के लिए systems तो we have studied, even Riya has studied system। जो काम दिया हाँ, अकाउंटेबिलिटी आएगा। इसका जो काम दिया हुआ है, कंपनी माल प्रोवाइड करे, डिलीवरी के लिए दिया, लॉजिस्टिक का काम दिया, हर काम अपना टाइम टू टाइम करे। हाँ, सिस्टम रहेगा तो वो टाइम टू टाइम होना ही है। वो काम नहीं होता है तो क्वालिटी एंड डिलीवरी બધું સિસ્ટમ से થઈ જાય છે, કેમ કે देर विल बी फिक्स पैरामीटर्स के ये पैरामीटर रहेगा तो ही वो अप्रूव होएगा वो क्वालिटी। सो आपको भी सिस्टम्स रहेगा तो मेरे ख्याल से की पॉइंट जो आके अटक रहे वो सिस्टम्स पे ही है हम लोग। हाँ, अकाउंटेबिलिटी, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, किसका रिपोर्टिंग कौन लेगा, किसको जाएगा, वो ही आ रहा है। सो अभी मेरे हिसाब से सिस्टम्स, इफ़ वी प्लेस प्रॉपर सिस्टम्स इनटू प्लेस, तो आई थिंक 90-95% ऑफ आवर प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व। तो अभी सिस्टम्स बिठाने के लिए हमारे पास, मैं भी बहुत सारी सिस्टम्स सीखा हुआ हूँ। सो आई थिंक सिस्टम्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए पर आई थिंक मुझे, पापा को, मम्मी को, आई थिंक बहुत सारा टाइम ऑफिस में नहीं रहेंगे सिस्टम्स बनाने की। तो इसके लिए आप अगर किसी और को रिपोर्ट करना है तो आप रेडी हो वो रिपोर्ट के लिए, कि आपको किसी और को रिपोर्ट करना रहेगा हमारे बिहाफ पे। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होएगी कि हम लोग सिस्टम्स बनाते रहेंगे तो वी माइट बी बिजी फॉर सम टाइम इन इट। तो आपको रिपोर्टिंग, आपको कुछ चाहिए रहेगा, कुछ हेल्प चाहिए रहेगा तो किसी और से बात करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। बिकॉज हम लोग सिस्टम्स थोड़ा सेटअप करने में बिजी रह गए। जैसे आप लोग बोल रहे हो कि सिस्टम्स इज़ द मेन पॉइंट, तो अभी सिस्टम्स बनाने के लिए हम लोग रेडी है, हमारे पास सिस्टम्स भी है, बहुत सारे सिस्टम्स पे हम लोगों ने डिस्कस भी किया है इंटरनली। सो आई थिंक सिस्टम्स बिठाने के लिए हम लोगों को भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली ईजिली हो जाएगा। 4-5 महीने लगेंगे फॉर डेवलपिंग सिस्टम्स एंड प्लेसिंग इट इन ऑर्डर। सो आप रेडी हो कि अगर हम लोग आंसर नहीं कर पा रहे आपके क्वेरीज को, या तो आप किसी और को हम डेलीगेट कर देंगे, तो आप उसको बता देंगे जो वो काम जो भी है आपका रहेगा। रेडी फॉर दैट? तो अभी इसके लिए हम लोग शायद कोऑर्डिनेटर रखेंगे कि हमारे एंड से अगर हम लोग डायरेक्टली आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हो हम लोग को, तो या कोई कोऑर्डिनेटर के थ्रू, यार कोई मतलब कंपनी से ही इंटरनली कोई सिर्फ बीच का पर्सन रहेगा, who'll be the key communicator for everything। कुछ रिपोर्ट आपका चाहिए रहेगा तो भी हम लोग शायद वो की पर्सन को बोले कि आप रिपोर्ट लेकर हम लोग को भेज दीजिए, तो आपको चलेगा? वैसा रहेगा तो चलेगा आप लोगों को? सो ये तो ये होने के लिए तो वी कैन ईजिली डू दिस, हो भी जाएगा सब। उसके लिए कोऑर्डिनेटर आपसे कोऑर्डिनेट करेगा हमारे एंड से, क्योंकि हम लोग भी सिस्टम बनाने के लिए थोड़ा 4-5 महीने हम लोग को भी कंपनी से बाहर रहना पड़ेगा कि हम लोग वो सिस्टम्स इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि आपको भी पता है कंटिन्यूस लोग मिलने आते हैं यार कुछ, तो इसके लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे टाइम हम लोग ऑफिस के बाहर रहेंगे। बट ऑफ कोर्स वील बी वर्किंग, बट ऑन द सिस्टम्स एंड एवरीथिंग, कैसे इम्प्लीमेंट करना,
कैसे हम लोग को ग्रो करना है, साथ में जो टारगेट्स हम लोगों ने लिखा है वो अचीव कैसे करना है, उस पर ऑल्सो विल बी वर्किंग इंटरनली कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक ये अप्रोच बराबर रहेगा फॉर। और हम तो एक ही फैमिली है, पूरा बीत एग्रो एक ही फैमिली है, तो हम तो ऐसा समझते हैं हम आगे पीछे नहीं रह रहे, तो भी आप है हमारे फैमिली मेंबर ही है, तो आप आपके हिसाब से आप वो कहाँ पे भी सपोर्ट कर ही सकते हैं एक दूसरे को। और अभी हमने एक ही स्लोगन बनाया, टीम वर्क, तो हमारा टीम वर्क होगा तो हमको कहाँ पे भी प्रॉब्लम आने वाला ही नहीं है। तो हम एक ही है, तो कोई एक दूसरे को सब सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि हम कहाँ पे भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम इतना ग्रो करना चाहते हैं, फ्यूचर भी हम ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत सबका ब्राइट फ्यूचर हो जाए। एक मिनट। सो अभी हम लोग को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है हम लोग का कि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स रहेगा फॉर द नेक्स्ट 5, मतलब कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप प्रॉब्लम तो लिखिए ही, हम लोग को बोलिए क्या प्रॉब्लम है, पर उसके साथ में आप उसका सल्यूशन भी लिखिए। 3 सल्यूशन ये हो सकता है कि अभी ये मटेरियल नहीं है तो इसके बदले क्या करूँ मैं, इसके कोई दूसरे को लिखा दूँ। ऐसा सल्यूशंस भी आप ही दीजिए कि ऐसा सल्यूशन, उसमें से वील ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट, बट थोड़ा सल्यूशंस रहेगा प्रॉब्लम्स का तो इजीली हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व हम लोगों का। सो आप कोई भी प्रॉब्लम लिखते हो तो उसका 2-3 सल्यूशन इज अ बेटर अप्रोच। यानी आपको कोई भी एक प्रॉब्लम है, समझो कि कोई कुछ भी, समझो कि हम सेल का माल लिखा रहे, माल नहीं मिल रहा है, तो आपको नीचे 3 सॉल्यूशंस लिखना है कि उसके लिए क्या करना चाहिए कि भाई माल आप स्पेयर में रखो, माल आप आगे से बना के रखो, आपको फ्यूचर का, यानी आप ही 3 सॉल्यूशंस लिख के दीजिए तो हमको पता चले कि इसमें से हमको कैसे, यानी आप हमने बोला है कि एक ही फैमिली है, तो आपको ऐसा आपको सामने आप भी सॉल्यूशंस दे सकते हैं, तो उसमें से हम कहाँ पे हम कैसे उसका वर्किंग कर सकते हैं वो देख सकते हैं। ऐसा यानी आप समझ गए, आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे आप लिख के दीजिए, एक प्रॉब्लम लिखिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, समझो के सामने कि पार्टी या पेमेंट नहीं दे रही है, तो उसका सॉल्यूशंस का आपको क्या करना चाहिए कि ये फॉलो अप देना चाहिए, एक पर्सन रखना चाहिए वो कंटिन्यूस फॉलो अप करे पेमेंट के लिए, वो आप ही लिख के दीजिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। सो अभी सबके लिए सिस्टम्स तो हम लोग बिठा देंगे, आप लोगों ने जैसे बोला है टारगेट भी अचीव करना है वो भी कर लेंगे, सबसे मिलके साथ में सब हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, वी कैन इजीली डू इट टुगेदर। सब लोग इधर जो साथ में बैठे सब मिलके सबका एफर्ट रहेगा तो वी विल इजीली अचीव द टारगेट, इससे ऊपर भी ट्राई करेंगे करना। तो अभी सिर्फ एक हेल्प चाहिए आपके एंड से कि एक हम लोग को आपका जो आप काम करते हो दिन में वो सिर्फ एक आपका लिस्ट बना के दीजिए, आप क्या क्या काम हैंडल करते हो कंपनी में। परचेज हो गया, ये लॉजिस्टिक्स का हो गया, कंटेनर का हो गया, रिलेटिव कंटेनर चेकिंग, कंटेनर लोडिंग, बाद में ना क्वालिटी क्या, सब आपको जो याद आता है आप लिख दीजिए सिर्फ आपका, तो क्या हम लोग को ईजियर रहेगा सिस्टम, और आपका मीन्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बनाना है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में किसका क्या रोल है, उसके लिए हम लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा अगर आपका एक लिस्ट रहेगा हमारे पास कि आप क्या क्या काम करते हो। तो सिर्फ एक वो जो नोट पैड है उसमें एक पेज में सिर्फ आप सबका क्या क्या वर्क आप हैंडल करते हो, कौन सा एरिया आप देखते हो, कौन सा एरिया में क्या सेल्स देखते हो, बाद में क्लाइंट फीडबैक भी देखते हो, क्या क्या है, अब इसका सब लिस्ट ऑफ वर्क लिखिए आराम से।
नई पार्टनर है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। आज तक किसी को हमने बुलाया नहीं। और प्राची और विराज को तो आप पहचानते ही है। मेरे ख्याल से एक भी पर्सन प्राची और विराज और प्राची को तो मेरे ख्याल से आप सब मिले होंगे, बहुत बार मिले हैं। यानी ये अभी इसी तरह हमारे नए फैमिली मेंबर है। आप जैसे नीतग्रो का फैमिली है, उसमें इसीता भी एक हमारा मेंबर ही है। ओनर कोई भी नहीं है, ओनर आप ही है सब कंपनी के। आज भी बोल रहा हूँ और मैं फ्यूचर में भी बोल रहा हूँ। और रियल में एक आपको ये सब कहाँ पे एक हम सब फैमिली फोटो ले लेते पूरा पूरा। फिर ये केतन भाई केक लेके आए तो थोड़ा केक कटिंग करेंगे, फिर खाना खाएंगे। लगा किसी को कि आज स्ट्रेसफुल था, ऐसा कुछ लिखा तो आपको ऐसा किसी को स्ट्रेस नहीं लगा, एंजॉय किया। और हम ऐसा सोचते हैं कि हम हर बार ये काम मिलते रहेंगे। ऐसा एक फैमिली है तो फैमिली गेट टुगेदर रहेगा ही। और हमको भी ऐसा प्रोग्राम करते रहो। हाँ 100% एक दूसरे का बेटा सुझाव देना पड़ेगा। कि जो आपने 10 इयर्स का बोला है वो तो ठीक है। आफ्टर 10 इयर्स हम ऐसा सोचते हैं कि हम हमारे यहाँ पे जो जो काम करते हैं उनके लिए एक घर बना के देंगे और सबको एक खुद का घर रहेगा। और काम में भी किसी को भाएगा वो नहीं करना। हम जो भी आज करेंगे, कंपनी ग्रो करेंगे तो भी टोटल आपको डेडिकेटेड रहेगा। और आप ही, आपके वजह से ही जो भी होगा, जो मिरेकल होंगे वो आपके वजह से ही होंगे। तो आप वो मिरेकल का एक हिस्सा आप भी होंगे। यानी आपके घर में भी वो मिरेकल होवे, वो हम देखना चाहते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि आपके बच्चे भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, सब बेस्ट एजुकेशन लेवे और सब आगे बढ़े। एक भी बंदा पीछे नहीं रहना चाहिए। और कोई भी किसी को भी तकलीफ होवे तो आप कभी भी आके बोल सकते हैं। और रियल में मैं बोलता हूँ कि हमको कोई किसी को भी कुछ भी शौक नहीं है और दूसरा हमारे को कोई आदत भी नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम काम करते हैं तो आप लोगों के लिए करते हैं और आपका और हमारा साथ, सबका विकास। बस फ्यूचर सबका ब्राइट होगा, वो मैं गारंटी से बोलता हूँ 100%। आटली मोटी लागणी, आटली मोटी भावना फक्त મારા હિસાબે હું ઘણા વર્ષોથી માર્કેટમાં કામ કરું છું, આ જ એક કંપની બતાવી શકે છે. આના માટે ફરીથી એક વખત તાળીથી ધન્યવાદ. એકબીજાને ખવડાવું.
आप घर वाले हो। Yes, yes. बहुत सच्ची बात वाले आप घर वाले हो। एक चीज आपको बताओ, अभी की बात है, मीत इशिता का नक्की होने वाला था, तो मेरी जनरली कुछ बात हुई पापा से कि पापा ने बोला कि मैंने ऑफिस में कोई आया था, पूछ रहा था कि नक्की है क्या या ऐसे कुछ है, तब सचिन भाई ने कुछ बोला होगा, तो मैंने जनरली पापा को बोला कि आपने सबको बता दिया, ऑफिस में भी सबको बता दिया, अभी तक तो कुछ हमने ऑफिशियल भी नहीं किया है, अभी तक वोट डालना भी नहीं हुआ। तो मेरे पापा ने मुझे पता है क्या बोला कि तुम सब तो कुछ नहीं हो, सचिन मनीष सब मेरे घर के हैं, वो मेरा घर है, मैं पहले बताऊंगा और फिर तुमको बताऊंगा। फिर उसके दिन दैट डे ओनली मेरे पापा के साथ कुछ झगड़ा हो गया, फिर मैंने बोला रहो आप वही घर में रहो, इधर मत आओ, इधर यानी जब वो बोलते हैं कि वो मेरा घर है, आपको बोलते होंगे कभी कभी हमें लगता है पापा डांटते भी होंगे 100% जितना है, कभी हम एज ए एम्प्लॉयर में भी किधर नौकरी करती हूँ तो लगता है कि कभी कभी लगता है कि ये हमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं या ये कैसे हो रहा है, या मैं पापा को जितना जस्ट बिकॉज मेरे पापा मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं सच्ची बोलती हूँ, पापा जब बोलते हैं ना ये मेरा घर है या ये मेरा फैमिली, वो एक्चुअली फैमिली मानते हैं, क्योंकि उसके लिए वो हमारे साथ की जगह नहीं है, किसी के साथ की जगह नहीं है, पर वो घर नहीं छोड़ेंगे, ये घर छोड़ सकते हैं वो घर नहीं छोड़ेंगे। और जो उन्होंने कुछ बोला मीत के लिए, नाउ दैट मीत अभी पापा के साथ जुड़ गया है, बोल रहे थे ना कि मीत प्राची कुछ खर्चा नहीं करते या ऐसा कुछ, प्राची बहुत खर्चा करती थी, इन रियल मैं बहुत खर्चा करती थी, बहुत शॉपिंग करती थी, ये था जो सिचुएशन को समझता था, और मतलब ऐसा लगता है वो छोटा सा तब से ही बड़ा हो गया था, कभी उसने खर्चा मतलब एक जगह का खर्चा ज्यादा हो जाता था तो वो बैलेंस कर देता था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था। मैं पहले बड़ी बहन हूँ, हरकतें तो छोटी बहन से भी बदतर थी और वो छोटा भाई था पर समझदार था। एंड कभी कभी मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, वो बोलता कम होगा या दिखाता नहीं होगा, उसको जितनी पड़ी रहेगी ना उतनी किसी को नहीं, आई डोंट थिंक, बातें ज्यादा बोलता नहीं है पर काम सबसे ज्यादा और कभी भी कुछ भी रहेगा। मैं आप सबको भी एक चीज बताना चाहूंगी कि जैसे हम काम करते हैं तो कोई गिले शिकवे होते हैं या कभी कभी कोई कंप्लेंट्स भी होती है, एक फीडबैक भी रहेगा, आप अपना समझना, हक से बोल देना ये गलत है, ये नहीं चलेगा। मैडम एक्चुअली कैसा है कि हम दोनों एक दिन मीटिंग में थे, तो हम दोनों मीटिंग में थे तो सडनली मीत भाई से कुछ बहस हो गया, मीत भाई ने चिल्ला दिया हम लोग को, फिर तुरंत 5 हम लोग निकल के बाहर आ गए और तुरंत अरे चंदन भाई, अरे सभी भाई यार मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं उसको बोला संजय अपन 15 साल से काम कर रहे हैं, कौन सा सेठ बाहर आके अपने को बोला सॉरी। मीत भाई जो है मेरा बच्चे के मामले में मेरा तजुर्बा है, मेरे भी एक लड़का एक लड़की है, लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लड़का अभी फाइनेंस मैनेजर लगी रिलायंस में। तो मीत भाई जितना साइलेंट रहेगा उतना इंटेलिजेंट भी है, मैं एकदम अच्छी तरह से जजमेंट लिया। थैंक यू आपके इन वर्ड्स के लिए भी, क्योंकि कभी कभी लोग करते भी है और वैल्यू नहीं होती, पर आप जो जितना ओपनली बोल पा रहे हो या सब नहीं 22-25 साल का एक्सपीरियंस है, और कोई मतलब कोई कंपनी का मालिक आके बाहर हमको बोला नहीं अरे सुल्तान भाई सॉरी बुरा मत मानना, अंदर मैंने भी ज्यादा बोल दिया था, तो भी थैंक यू सुल्तान भाई, आपने भी ये बताया, क्योंकि कभी कभी तो हमें भी इसके बारे में इतना नहीं मालूम होता। बहुत सॉफ्ट नेचर बहुत सॉफ्ट नेचर। मैं आप सबको वही बताना चाहूँगी, अगर आपको भी कभी भी कुछ भी रहा, हम काम कर रहे हैं तो पता है कि कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा या हमारी भी कुछ ख्वाहिश होती है कि या कि मुझे भी ये करना है खुद के लिए, प्लीज़ मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आप वो जो बोल रहे हैं ना ये लोग के घर के जेन्युइनली वो समझते हैं, आप अपना घर के हिसाब से आपको लगता है ये कंपनी का गलत है, बोल दो कि ये गलत है। ये मुझे लगता है जितना हम ओपन रहेंगे एक दूसरे से, जितना हम लोग मतलब कुछ भी फील करते हैं या फीडबैक, बिकॉज आपका ओपिनियन या आपका वॉइस सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। तो अगर आपको कुछ भी रहता है, अगर आपको लगता है कि मुझे ग्रो करने के लिए ये चाहिए,
आई फील कंपनी एक 3 लोगों से नहीं चलती, सबसे चलती है। एंड मोर देन एनीथिंग, भले हम लोग बोले फैमिली है, मन में लगे कि नहीं ये बोलने के लिए अंदर नहीं है, तो आप ओपनली बता सकते हो और बोल सकते हो। आपको कुछ भी लगे आपके, मैं चाहती हूँ कि 10 नहीं मे बी नेक्स्ट 5 ईयर्स, भले तकलीफ है, मे बी 5 ईयर्स में सबका एक घर हो या कुछ भी जो आपके गोल्स हो वो फुलफिल हुए। एंड विश यू एवरीवन ऑल द बेस्ट विशेस। जब मेरे ये बैंक्वेट नहीं कोई बहुत बड़ा बैंक्वेट हो एंड आप सबके अंडर एटलीस्ट मिनिमम 100 लोग हो या 50 लोग हो स्टार्टिंग में, और आप अपना खुद की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो या आपका कुछ आपका खुद का एक ग्रोथ हो। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट। वेल सॉरी, आई एम सो सॉरी एवरीवन। इन दोनों तो ठीक है, सबसे ज्यादा पिलर इन दोनों के पीछे मम्मी है। मेरी शादी हुई एंड मॉम केम इनटू द बिजनेस। आई एम सो सॉरी मम्मा। सच्ची बोलो, एक चीज होती है मुझसे भी, जो सबसे ज्यादा होता है ना बिहाइंड द पिक्चर मेहनत करते हैं, हम उन्हीं को इग्नोर करते हैं। मम्मी जो जितनी एक चीज, जैसे मीना एग्रो का पापा ने एक स्टोरी बताई होगी, मैं उस स्टोरी को कंप्लीट करना चाहती हूँ। मम्मी हर साल जब हम छोटे थे ना, हर साल ये ग्रोथ चाहिए मुझे, एक गोल्स बनाते थे। आई थिंक मैंने शिल्पा को ये स्टोरी बोली है कि हम जैसे ग्रो होते थे, पापा को एक टारगेट देते थे, तुझे ये करना है ये साल में। तो पापा के खींचे में रहेगी कितने लाख रुपए भी नहीं रहेंगे, 5000 का होगा। मम्मी पापा को 10 लाख का काम करवाती थी कि तुझे ये करना है। उसका मतलब वो नहीं है कि मम्मी का रचती है, हम सबका चीज है। मतलब मैं लेती हूँ या कुछ भी, मम्मी हर बार मेरे कपबोर्ड में जाके अपने कपड़े ले लेंगी। आज तक उसकी कोई इच्छा ही नहीं, उसका जीवन ये तो सब है, पर उसकी कभी इच्छा ही नहीं रही कि मैं कुछ करूँ या कुछ। उसने सबसे ज्यादा, भले मम्मी सबसे ज्यादा सबको डांटती होगी, पर वो जो सबका भला सोचेगी ना, उतना आई डोंट थिंक मी या पापा कोई नहीं सोच पाएगा जितना भला मम्मी सोचेगी। अभी कभी लगता है लोग गुस्सा करते हैं या मुंह पे बोल देते हैं, पर मैं कोई चीज बनाऊं जितने कड़वे ना उतने अच्छे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सच दिखाएगी और झूठ कभी नहीं बोलेगी। आपको कितना भी हो ना, मम्मी को एक आकर बता देना, वो है ना कभी भी गलत को गलत बोलेगी और सही को सही, और वो जितना किसी के लिए करेगी ना उतना कोई नहीं कर पाएगा। मेरा तो एक्सपीरियंस है कि सबसे ज्यादा समझने में या किसी भी चीज को, मैं अभी भी बोलती हूँ, अभी मेरी शादी हो गई है, मम्मी ने अभी तक कुछ खर्चा नहीं, कुछ नहीं, जो है अभी भी मेरे कपड़े 4 साल पुराने कपड़े अभी भी पहनती है। मैं अभी कभी कभी बोलती हूँ कि पापा बोलते हैं कि तू उसके लिए ऑर्डर कर, तू कैसी बेटी है, कुछ नहीं करती। उसकी इच्छा ही है कि सब आगे बढ़े, सब ग्रो, सब खुश हो। मैं भी कभी कभी मम्मी सबसे ज्यादा बोलती होगी ऐसा रहेगा, पर उतना मेरी माँ इसलिए नहीं बोल रही, मैं तो जनरली बोल रही हूँ कि जितना वो करेगी ना, हम श्योर नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। स्टार्टर